2 सितंबर 2023 इसरो अपने आदित्य मिशन को लॉन्च करता है एंड 7 जनवरी 2024 आदित्य मिशन अपने लैग्रेंज पॉइंट दैट इज L1 पॉइंट पे पहुंच जाता है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं, L1 पॉइंट पे ही आदित्य मिशन को क्यों लॉन्च किया गया है, आदित्य मिशन हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस रखता है और आखिर आजकल इसरो इतना ज्यादा फोकस जो कर रहा है स्पेस मिशन पे उसके पीछे के रीजंस क्या हैं। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इंडिया धीरे धीरे अपना स्पेस के अंदर सुपर पावर बनता नजर आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन आई विल रिपीट L1 लैग्रेंज पॉइंट जो कि ज्योग्राफी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक कॉमन मैन हैं तो आपके लिए भी समझना जरूरी है कि आखिर ये सैटेलाइट लॉन्च कैसे किए जाते हैं और इनका यूटिलिटी और वर्क फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, एक तो आदित्य मिशन इंपॉर्टेंट होगा, इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी पोजीशन जो L1 हम नेम कर रहे हैं वो एक्चुअली L1 क्या है और किस तरीके से हम उस L1 पोजीशन को चूज कर पाते हैं। सवाल ये भी है कि सर अगर आदित्य को L1 पॉइंट पे छोड़ा गया है मतलब एक पॉइंट है, तो पॉइंट है तो सवाल ये भी आता है कि क्या आदित्य एक फिक्स मिशन है, मतलब वो मूव नहीं कर रहा, वो एक ही पॉइंट के ऊपर लोकेटेड है, या फिर अगर वो सैटेलाइट मूव कर रहा है तो फिर L1 पॉइंट का अपने आप में सिग्निफिकेंस ही क्या रह गया है। चलिए हम इन सब चीजों को जानने की समझने की कोशिश करते हैं। तो एज ऑलरेडी टोल्ड यू 2 सितंबर 2023 ये मिशन जो है वो लॉन्च किया जाता है। मिशन का सबसे बड़ा टारगेट था कि सन के बारे में अंडरस्टैंड करना। जी हाँ, सन के बारे में अंडरस्टैंड करना। अब मिशन जो है अपनी डेस्टिनेशन दैट इज L1 पॉइंट पे पहुंच चुका है, जो कि L1 पॉइंट आप 6 जनवरी को अपने लैंग्वेज पॉइंट पे एंटर कर चुका था। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा जैसे एक लैंग्वेज पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा पॉइंट सिर्फ एक नहीं होता, इसके अलावा L1 L2 L3 L4 L5 ये पॉइंट्स भी होते हैं, लेकिन उनका क्या मतलब होता है एक्चुअली, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको हम आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला सवाल ये है कि वाई द सन इज चोजन टू बी स्टडीड, मतलब हम क्यों सन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। देखिए ऐसा बोला जाता है कि इफ यू वांट टू बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। द सेम सिनेरियो इज ओवर हियर। अर्थ के ऊपर अगर आप बात करते हो तो सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या होता है, एनर्जी। और आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि एवरी काइंड ऑफ एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द सन इटसेल्फ। इवन आई एम स्पीकिंग नाउ देयर इज अ साउंड एनर्जी, बट ये एनर्जी आई कहां से, जो खाना में खाता हूं, और खाना कैसे आया, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो एक्चुअली एवरी काइंड ऑफ एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द सन। और सन के अंदर हाइड्रोजन हीलियम लगातार न्यूक्लियर रिएक्शन चलती है, लगातार थर्मल एनर्जी एमिट होती है, और वो थर्मल एनर्जी को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कारण उसका बहुत सिंपल है कि सन के फोटोस्फीयर की बात करें अगर, जो कि अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है, वो काफी हद तक अर्थ के एटमॉस्फेयर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। आपने अरोरा का नाम तो सुना ही होगा, जो कि कलरफुल क्लाउड्स होते हैं जो आपको स्पेस में बेसिकली, स्पेस मींस एटमॉस्फेयर के अंदर बेसिकली पोलर एरियाज में नजर आते हैं। लेकिन वो अरोरा की फॉर्मेशन, जो कलरफुल क्लाउड आपको नजर आते हैं, दे आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम दी सन एनर्जी। वो भी आपके सन एनर्जी से ही सिचुएशन नजर आती है। सन की आउटर लेयर जो कि कोरोना कहलाती है, जो कि काफी ज्यादा हॉट होती है इवन इनर लेयर से भी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका कोरोनल मास इजेक्शन होता है, जो आपके काफी सारा वॉल्यूम ऑफ हाई टेम्परेचर मास यहाँ पे आता है, वो यहाँ के टेम्परेचर को काफी हद तक बढ़ा देता है। प्रॉब्लम ये है कि इस लेयर को हमने फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं किया है। मोर ओवर देर आर अल्ट्रावोलेट रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशंस जो अर्थ की तरफ आती हैं और अर्थ के ऊपर जो लाइफ है उसके लिए वो लीथल भी साबित हो सकती हैं। वो अंडरस्टैंड करना, उनकी वार्निंग इशू करना, ये हमारी प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। दैट्स वाई सन के ऊपर जब हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट हैं तो ऑब्वियसली सन से हमें कुछ खतरे भी हैं, और उनको अगर मुझे मैनेज करना है, उनको मुझे अर्ली वार्निंग पे रखना है अगर, तो डेफिनेटली मुझे सन के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट ये होता है एक वर्ड, सोलर विंड्स। आपने विंड तो वैसे भी सुना होगा कि सर ऐसी गैसें जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक मूव करती हैं अर्थ सरफेस पे। सोलर विंड्स का सिस्टम क्या है? सोलर विंड बेसिकली क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जो कॉन्टिन्यूसली सन से अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ स्ट्रीम करते हैं। यू नो अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी एक लेयर है जिसको आयनोस्फेयर बोला जाता है, जो कि चार्ज पार्टिकल की ही बनी हुई है। उसी वजह से आपके सदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर पोल्स जो हैं, आपके सदर्न पोल और नॉर्दर्न पोल, वहां पे आपको लाइटनिंग नजर आती है, जिसको अभी तक मैंने अरोरा का नाम दिया था। अब सवाल ये है कि ये जो इजेक्शन होता है, क्या ये हमारे लिए अदर वे में हार्मफुल भी है? डेफिनेटली हार्मफुल है। जैसे कि हमारी जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, वो काफ़ी बार सोलर विंड्स की वजह से फेल हो जाती हैं।
हमारे जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो भी फेल हो जाता है। इवन स्टडी तो ये भी की जा रही है कि क्या सोलर मास इजेक्शन से, कोरोनल मास इजेक्शन से किसी तरीके से हमारी ओजोन लेयर को भी डिप्लीशन पहुंचता है। तो नेटवर्किंग इशू तो है ही, सैटेलाइट इशू तो है ही। अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो डेफिनेटली मुझे एक अर्ली वार्निंग सिस्टम को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और अर्ली वार्निंग तभी आ सकती है व्हेन आई एम स्टडिंग अबाउट द सन सिस्टम, दैट इज आदित्य मिशन हमारा सक्सेसफुल हो। अब सवाल ये है कि आदित्य L1 क्या करेगा। देखिए आदित्य L1 जो मिशन है आपका, ये लोकेटेड है आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर, and even I will say it is located around 1.5 million kilometer away from the earth surface towards the sun. That means it is very closer towards sun. वेरी क्लोजर मतलब ठीक है, इतना कम डिस्टेंस नहीं है। वैसे अर्थ और सन के बीच में अराउंड 147 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, बट स्टिल अर्थ के एटमॉस्फेयर से काफी बाहर 1.5 मिलियन टुवर्ड्स द सन। तो हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा अर्थ को स्टडी करना, सॉरी सन को स्टडी करना, मॉनिटर करना कि सन से कब इरप्शन होता है, ये मॉनिटर करना कि कब सोलर विंड्स आते हैं, ये मॉनिटर करना कि कब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को, हमारी हाई सैटेलाइट सिस्टम को, हमारी जो बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइंस हैं जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करती हैं, उनको इंटरप्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस मिशन इज क्रूशियल फॉर स्टडिंग एंड गिविंग अर्ली वार्निंग सिस्टम। आदित्य L1 जो है उसमें 7 इंस्ट्रूमेंट हैं इन सब ऑब्जर्वेंस के लिए, जो कि क्या करते हैं, अर्थ से की तरफ सन से जो भी आपकी सोलर फ्लेयर्स बोलूं, सोलर मास इजेक्शन बोलूं या फिर हार्मफुल रेडिएशंस बोलूं, उनको वो इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि सर आदित्य L1 तो ठीक है, ये सब काम करेगा, लेकिन ये पॉइंट जो L1 है इसका क्या मतलब है। देखिए L1 को समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, एक कंडीशन दिखाता हूं। यहां पे सन है और ये आपका प्लेनेट है अर्थ, ठीक है। तो पहली चीज तो पॉइंट ये है कि जो L1 है इसको लैंग्वेज पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। L का मतलब है लैंग्वेज पॉइंट। अब सवाल ये है कि लैंग्वेज इसका नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इस पॉइंट की जब डिस्कवरी की गई थी तो उसमें दो बेसिकली फिजिशियन थे। कौन कौन, दैट इज जोसेफ लुइस लैंग्वेज, ठीक है। अब इनके नाम पे इसको लैंग्वेज पॉइंट के नाम से जाना जाता है। एक लियोनहार्ड भी थे, डेफिनेटली दोनों ने थ्योरेटिकली ये डिस्कवर किया था, मैथमेटिकली ये कैलकुलेट किया था कि ऐसे क्या पॉइंट हो सकते हैं जहां पे हम लैंग्वेज पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे पॉइंट कैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट किए गए और इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए जब भी आप किसी चीज को आसमान में फेंकते हो तो डेफिनेटली वो नीचे आती है। उसका कारण क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ। डेफिनेटली हर एक प्लेनेट, हर एक सेलेस्टियल बॉडी अपने लेवल पे एक लिमिट तक ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है। तो ऐसा तो अर्थ भी करती होगी और डेफिनेटली सन भी करता होगा। अब मैं एक लाइन आपको दिखाना चाहता हूं, सन और अर्थ के बीच में एक लाइन आपको नजर आ रही है ग्रीन कलर की। आप सोच के देखिए, आपने बचपन में गेम जरूर खेला होगा कि एक मैग्नेट ली आपने और दूसरी मैग्नेट ली, आपने दोनों मैग्नेट को जरा सा पास लाने की कोशिश की और आप एक ऐसे पॉइंट पे जाके रुक जाते थे जहां से थोड़ा सा अगर और हिल गया तो ये मैग्नेट दूसरे मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, डेफिनेटली मोशन नजर आएगा। देखिए ये एक बैलेंसिंग पॉइंट था जहां पे आपने फोर्स को बैलेंस किया हुआ था। सेम सिचुएशन आपके लैग्रेंज पॉइंट के ऊपर होती है। मतलब उसमें क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स जो आपके अर्थ का है और ग्रेविटेशन फोर्स जो आपके सन का है वो दोनों बैलेंस होते हैं। एंड अंडर दीज सर्कमस्टांसेस कोई भी सैटेलाइट जो है वो ईदर ऑफ दी सेलेस्टियल बॉडी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। देखिए वैसे जनरली क्या होता है कि जब अर्थ का से कोई भी सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं और वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है तो डेफिनेटली अर्थ अपना ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है, उसी के काउंटर में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो उसको बैलेंस कर लेता है एंड डेफिनेटली वो सैटेलाइट चलता रहता है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो तब आएगा जब सैटेलाइट अपनी तरफ से कुछ एनर्जी लगाएगा उस सर्कल पे मूव करने के लिए। बट एट दिस पॉइंट L1 पे सैटेलाइट को कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सैटेलाइट एक ऐसे पॉइंट के ऊपर है जो कि सन और अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स को बिल्कुल 100% बैलेंस किए हुए है। अब दोनों बैलेंस हैं तो डेफिनेटली ना सन की तरफ अट्रैक्शन ना अर्थ की तरफ। अगर L1 पॉइंट से थोड़ा सा डिस्टेंस आगे बढ़ जाए कोई भी सैटेलाइट तो सन का अट्रैक्शन बढ़ जाता है एंड फाइनली इट विल बी कोलैप्स अंडर सन। अब ये पॉइंट सिर्फ एक नहीं होता, L, L1, L2, L3, L4, L5 ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है। 5 पॉइंट होते हैं बेसिकली। नेचुरल सी बात है, एक तो इन दोनों के बीच में होगा, एक सन की तरफ होगा और एक अर्थ की तरफ होगा। तो 3 पॉइंट तो सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन पे हो जाते हैं, L1, L2 एंड L3। देन L4 एंड L5 हमारे पास दो बैलेंसिंग पॉइंट देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है L1 और L2 पॉइंट जो हमारे स्पेस मिशन को सक्सेसफुल बनाते हैं। अब सवाल ये है कि सर L1 इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए L1 का इंपॉर्टेंस इसलिए है, L1 का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि जब हम अर्थ से दूर चले जाते हैं तो डेफिनेटली इस पॉइंट के ऊपर हम लोकेट होंगे और सन के हम क्लोज चले गए हैं।
तो इफ आई वांट टू ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द सन तो डेफिनेटली आई शुड मूव टुवर्ड्स सन, और 1.5 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस अगर ट्रेवल हो जाता है तो नाउ इट बिकम इजी फॉर द सैटेलाइट टू ऑब्जर्व द कोरोना दैट इज द आउटर लेयर ऑफ द सन। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या सर क्या ये पॉइंट फिक्स है, मतलब ये जो सैटेलाइट है वो यहीं पे रहने वाला है? नो नो नो, ऐसा नहीं है। आप इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए, ये जो L1 पॉइंट है ये इन दोनों के ज्वाइनिंग लाइन के ऊपर है, एंड डेफिनेटली अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जब अर्थ रिवॉल्व करेगी तो ये लाइन भी रिवॉल्व करेगी, और लाइन रिवॉल्व करेगी तो L1 पॉइंट भी इस तरीके से मूव करता हुआ जाएगा। तो L1 पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज मूवेबल, क्योंकि अर्थ इज रिवॉल्विंग एंड इट इज एट 1.5 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर टुवर्ड्स सन ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द अर्थ एक्सिस। उनको ज्वाइन करने वाले लाइन के ऊपर प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली रोटेशन के साथ में ये चेंज होता चला जाएगा। अब सवाल ये है कि सर आप कह रहे हैं L2 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ L2 पॉइंट? लुक एट दिस, ये फिगर दोबारा देखो कि अगर मुझे सन को एक्सप्लोर करना है तो डेफिनेटली आई एम लॉन्चिंग माय मिशन ऑन L1, बट अगर मुझे आपकी डीप स्पेस को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, I'm not talking about sun now. I am talking about the deep space now. If I want to observe the deep space, then obviously I have to move away from the earth, but not on the side of the sun, but towards the another side. And that's why that become the L2 point. L2 point हमारे लिए important इसलिए हो जाता है, अगर मैं deep आपके space को analyze करना चाहता हूं तो at that time I will be moving 1.5 kilometer away on opposite side of the अर्थ के ऑपोजिट साइड पे आई विल बी मूविंग, और उस टाइम पे मैं उसको अच्छे से ऑब्जर्वेंस कर सकता हूं। जो L2 पॉइंट होगा आपका, दे कैन हैव ऑल द इंस्ट्रूमेंट पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द अर्थ। ऑब्वियसली वी डोंट वांट टू ऑब्जर्व अर्थ, वी वांट टू ऑब्जर्व द डीप स्पेस। तो अगर मुझे डीप स्पेस को जानना है तो सारे इंस्ट्रूमेंट जो होंगे, जैसे आपके आदित्य L1 के अंदर 7 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि सन के कोरोना को ऑब्जर्व करेंगे और हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम से अवगत करवाएंगे। सेम सिनेरियो, अगर मेरे पास L2 पॉइंट पे मैं कोई मिशन लॉन्च करता हूं तो डीप स्पेस में सारे इंस्ट्रूमेंट मुझे डीप स्पेस की तरफ रखने हैं, नॉट टुवर्ड्स द अर्थ। इससे हमारे पास क्या होगा, डेफिनेटली डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, हमारी ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगी। आपको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में सुना होगा, तो डेफिनेटली वो आपके L2 पॉइंट के अराउंड ऑर्बिट करता है, तो वो डीप स्पेस मिशन हमें देखने को मिल जाता है। इसलिए हमेशा जरूरी नहीं होता कि आपको हर एक मिशन को याद करना पड़ेगा। यूपीएससी अगर आपको स्टेटमेंट ही दे रहा है ये मिशन जो L2 पे है उसका ऑब्जर्वेंस पॉइंट क्या होगा, सन और द डीप स्पेस, आप वहां पे आसानी से चूज कर सकते हैं। आई होप सो ये आपको समझ आया होगा, और आदित्य L1 इंडिया के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इस सेशन की पीडीएफ को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड दिस इज माय इंस्टा हैंडल जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, थैंक्स, बाय बाय।